हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी विथ वीके में। और आज की वीडियो में हम लोग जो है हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे थे उसमें हम लोग जो भी प्रश्न उत्तर दिया हुआ है उस प्रश्न उत्तर को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हेडिंग बना लेते हैं हम लोग। पाठ एक है और पाठ का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। पाठ एक है तो हम लोग ऊपर हेडिंग बना लेते हैं। पाठ एक हिंदी है, पाठ एक, और पाठ का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जाति प्रथा। तो जैसा कि आप लोगों को बताया गया होगा कि इसके जो लेखक हैं, लेखक इस पाठ के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, अंबेडकर। तो इसका पहला पाठ यदि हम लोग पढ़े, पहला क्वेश्चन यदि हम लोग देखें तो पहला क्वेश्चन है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं। पहला प्रश्न है, लेखक, पहला प्रश्न, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं। किस विडंबना की बात करते हैं। विडंबना की बात करते हैं, बात करते हैं। लेखक किस विडंबना की बात करते हैं। और इसी में है कि विडंबना का स्वरूप क्या है। विडंबना का स्वरूप क्या है। स्वरूप क्या है। विडंबना का स्वरूप क्या है। लेखक किस विडंबना की बात करते हैं और विडंबना का स्वरूप क्या है। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे बहुत ही सरल शब्दों में। लिखते हैं हम लोग कि लेखक आधुनिक युग में भी, लेखक आधुनिक युग में भी, आधुनिक युग में भी, लेखक आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषकों की, लेखक आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषक, जातिवाद के पोषक, जातिवाद के पोषक, पोषकों लिखेंगे यहाँ हम लोग। जातिवाद के पोषकों की कमी, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इसे ही विडंबना कहते हैं। इसे ही
इसे ही विडंबना कहते हैं। विडंबना विडंबना कहते हैं विडंबना कहते हैं। विडंबना का स्वरूप यह है कि, लिखेंगे हम लोग, विडंबना का स्वरूप, विडंबना का स्वरूप, विडंबना का स्वरूप यह है कि, विडंबना का स्वरूप यह है कि आधुनिक सभ्य समाज, आधुनिक सभ्य समाज, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए, कार्य कुशलता के लिए, कार्य कुशलता के लिए, कार्य कुशलता के लिए, कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, आवश्यक मानता है, मानता है, आवश्यक मानता है, मानता है। चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का श्रम विभाजन का दूसरा रूप है, दूसरा रूप है। इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है, बुराई नहीं है, नहीं है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। तो इसे हम लोग समझ लेते हैं क्या कहा जा रहा है। कि प्रश्न है कि विडंबना का स्वरूप क्या है, विडंबना क्या है या फिर विडंबना का स्वरूप क्या है लेखक के अनुसार। तो लेखक का मानना है कि जो आधुनिक युग में अभी भी लोग जाति प्रथा को जो है बढ़ावा दे रहे हैं, या बढ़ावा देने वाले जो लोग हैं, यही लेखक के लिए क्या है, विडंबना है। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि आधुनिक इस सभ्य समाज में जो है कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को जो है आवश्यक माना गया है। और श्रम विभाजन जो है, यह जो है जाति प्रथा का ही एक दूसरा रूप है। यही जो है लेखक के लिए विडंबना की बात। तो आइए अगला जो प्रश्न है उसे हम लोग लिख लेते हैं और समझ लेते हैं। अगला प्रश्न है कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। दूसरा प्रश्न है जातिवाद के पोषक, जातिवाद के पोषक जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं, क्या तर्क देते हैं, तो इसका आंसर हम लोग लिख लेते हैं
आंसर होगा जातिवाद के पोषक। आंसर लिखते हैं हम लोग, जातिवाद के पोषक, जातिवाद के पोषक, जातिवाद के पोषक, पोषक इसके पक्ष में, इसके पक्ष में निम्नलिखित तर्क देते हैं। निम्नलिखित तर्क देते हैं। तर्क देते हैं। निम्नलिखित तर्क देते हैं। अब कौन कौन सा तर्क है इसे हम लोग लिख लेते हैं। अब पहला जो तर्क है वो क्या है, क्या तर्क देते हैं कि जातिवादियों का कहना है कि, उनका कहना है कि आधुनिक, पहला तर्क है कि आधुनिक सभ्य समाज, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए, कार्य कुशलता के लिए, कार्य कुशलता के लिए, कार्य कुशलता के लिए आधुनिक सभ्य समाज और कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है। श्रम विभाजन आवश्यक है। श्रम विभाजन आवश्यक है। श्रम विभाजन आवश्यक है क्योंकि श्रम विभाजन जाति प्रथा का ही दूसरा रूप है। क्योंकि श्रम विभाजन भी जाति प्रथा का ही दूसरा रूप है। दूसरा रूप है। जाति प्रथा का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। कोई बुराई नहीं है। इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। ये तो जातिवादी पोषकों का ये पहला तर्क है। और तर्क भी इसमें ये लोग देते हैं। एक और तर्क क्या देते हैं कि मेहनत कर रहे हैं, 20 तक याद करके आगे मजाक है। इनका तर्क है कि परंपरागत पेशे में व्यक्ति दक्ष हो जाता है। परंपरागत पेशे में व्यक्ति दक्ष हो जाता है। दक्ष हो जाता है, ईमानदार परंपरागत पेशे में व्यक्ति दक्ष हो जाता है और वह अपना कार्य सफलता पूर्वक संपन्न करता है। और वह
अपना कार्य सफलतापूर्वक करता है, अपना कार्य सफलतापूर्वक करता है, और वह अपना कार्य सफलतापूर्वक करता है। और इस तरह से जो है, जो जातिवाद के पोषक है वो अपना तर्क देते हैं। तो आइए आगे जो प्रश्न है उसे हम लोग लिख लेते हैं। अगला प्रश्न हम लोग लिखते हैं। अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है? प्रमुख आपत्तियां क्या है? प्रमुख आपत्तियां क्या है? तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां निम्नलिखित है। लेखक की प्रमुख आपत्तियां निम्नलिखित है। अब इसे हम लोग 1 बाय 1 करके लिखते हैं। और पहली आपत्ति है कि लेखक के दृष्टिकोण से जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। लेखक के अनुसार जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। लेखक के अनुसार जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। दूसरा आपत्ति है कि जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता। मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता। तीसरा जो आपत्तिजनक तर्क है, तीसरा जो आपत्ति है वो कि मनुष्य की व्यक्तिगत
व्यक्तिगत भावना या रुचि, मनुष्य की व्यक्तिगत भावना या रुचि का इसमें कोई महत्व नहीं होता है, कोई महत्व नहीं होता है। मनुष्य की जो अपनी व्यक्तिगत भावनाएं होती है या व्यक्तिगत रुचि होती है, उसका इस जाति प्रथा में कोई भी महत्व नहीं होता है। श्रम विभाजन में जाति प्रथा में कोई महत्व नहीं होता है। अगला जो लेखक की जो आपत्ति है वो है कि आर्थिक पहलू से भी अत्यधिक हानिकारक जाति प्रथा है। आर्थिक पहलू से भी हानिकारक जाति प्रथा है। जाति प्रथा है। तो ये लेखक की कुछ आपत्तियां हैं जातिवाद के जो जातिवाद के जो पोषक है वो अपना तर्क दी है। उस तर्क के विरुद्ध में ये कुछ आपत्तियां हैं लेखक की। तो अगला जो है हम लोग प्रश्न लिख लेते हैं, और अगला चौथा प्रश्न है जिसे हम लोग लिखते हैं। चौथा प्रश्न कि जातिवाद भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती, क्यों नहीं कही जा सकती। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, हम लोग कि भारतीय समाज में जाति प्रथा श्रम विभाजन का भारतीय समाज में जाति प्रथा श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती है। स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती है, नहीं कही जा सकती है। श्रम विभाजन के नाम पर श्रमिकों का विभाजन है, क्योंकि यह श्रम विभाजन के नाम पर श्रमिकों का विभाजन है।
क्योंकि यह श्रम विभाजन के नाम पर श्रमिकों का विभाजन है। श्रमिकों का विभाजन है, क्योंकि यह श्रम विभाजन के नाम पर श्रमिकों का विभाजन है। श्रमिकों के बच्चे को अनिच्छा से श्रमिकों के बच्चे को श्रमिकों के बच्चे को अनिच्छा से अपने पैतृक श्रमिकों के बच्चों को श्रमिकों के बच्चों को अनिच्छा से अपने पैतृक काम को करना पड़ता है। पैतृक काम को करना पड़ता है जो आधुनिक समाज के लिए स्वाभाविक रूप नहीं है। जो आधुनिक समाज के लिए स्वाभाविक रूप नहीं है। नहीं है। तो इस प्रश्न में क्या कहा गया है कि जो जातिवाद है वो भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती। तो जाति प्रथा जो है वो भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप इसलिए नहीं कही जा सकती है क्योंकि इसमें जो मनुष्य होते हैं उनके व्यक्तिगत रुचि का कोई भी ध्यान नहीं रखा जाता है, और जो भी किसी जो मजदूर है उसका जो पेशा है उसके बच्चों को भी वही पैतृक पेशा जो है अपनाना पड़ता है। तो इसलिए जो है इसको जो है स्वाभाविक विभाजन नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें यह केवल जाति प्रथा नहीं, इसमें श्रम विभाजन नहीं है, बल्कि यह श्रमिकों का भी यह विभाजन करता है, इसलिए यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। तो आइए आगे जो प्रश्न है उसे भी हम लोग लिख लेते हैं। तो आगे जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा में जो आगे प्रश्न है, आइए हम लोग उसका उत्तर लिखते हैं। तो अगला जो 5वां प्रश्न है वो है कि जाति प्रथा, 5वां क्वेश्चन है जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। क्वेश्चन है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, हम लोग उत्तर होगा
कि जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशे में बांध देती है। एक ही पेशे में बांध देती है बांध देती है भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखे मर जाए आधुनिक युग में उद्योग धंधों की प्रक्रिया तथा आधुनिक युग में उद्योग धंधों की प्रक्रिया तथा तकनीक में निरंतर विकास और निरंतर विकास और अचानक परिवर्तन होने के कारण मनुष्य को पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। मनुष्य को पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। मनुष्य को पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है, किंतु भारतीय हिंदू धर्म की जाति प्रथा
हिंदू धर्म की जाति प्रथा, हिंदू धर्म की जाति प्रथा, हिंदू धर्म की जाति प्रथा व्यक्ति को परंपरागत होने के बावजूद, व्यक्ति को परंपरागत होने के बावजूद, ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है, ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है, अनुमति नहीं देती है, ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा न हो, जो उसका पैतृक पेशा न हो, जो उसका पैतृक पेशा न हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर, इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर, पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी का, बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, तो हम लोगों ने इसमें देखा कि कैसे जो है जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। यानी लोगों को अपने मन के अनुकूल जो है पेशा परिवर्तन की अनुमति नहीं दे करके जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। तो आइए आगे जो प्रश्न है उसे भी हम लोग लिख लेते हैं। तो अगला प्रश्न हम लोग लिख लेते हैं। अगला प्रश्न है छठा नंबर प्रश्न है कि लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या
बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों? किसे मानते हैं और क्यों? मानते हैं और क्यों? गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों? तो इसका उत्तर हम लोग लिख रहे हैं। लिखेंगे हम लोग इसका उत्तर। उत्तर लिखेंगे हम लोग कि लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या लेखक आज के उद्योगों में उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं। जाति प्रथा को मानते हैं। जाति प्रथा को मानते हैं। जाति प्रथा के कारण पेशा चुनने में जाति प्रथा के कारण पेशा चुनने में जाति प्रथा के कारण पेशा चुनने में स्वतंत्रता नहीं होती है। स्वतंत्रता नहीं होती है। चुनने में स्वतंत्रता नहीं होती है। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें इसमें कोई महत्व नहीं होता है। इसमें व्यक्ति के व्यक्तिगत रुचि और उसके व्यक्तिगत महत्व का व्यक्तिगत भावना का कोई महत्व नहीं होता है। मजबूरीवश जहां काम करने वालों का दिल जहां काम करने का दिल न लगता हो, काम करने में दिल न लगता हो, न दिमाग कोई कुशलता न दिमाग लगता हो,
न दिल लगता हो न दिमाग लगता हो, दिमाग लगता हो, ना ही दिल लगता हो और ना ही दिमाग लगता हो, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है? कोई कोई कुशलता कुशलता कैसे कैसे प्राप्त की जा सकती है? प्राप्त की जा सकती है। कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है? अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि अतः यह निर्विवाद रूप से यह सिद्ध हो जाता है कि सिद्ध हो जाता है कि हो जाता है कि निर्विवाद रूप से यह सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है। हानिकारक है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कैसे जो है लेखक के अनुसार जाति प्रथा जो है गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या है। तो आगे जो प्रश्न है उसे हम लोग लिख लेते हैं। लेखक ने पाठ के किन प्रमुख पहलुओं से, अगला प्रश्न है 7 नंबर, लेखक ने पाठ के किन पहलुओं से लेखक ने पाठ के किन पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया। तो इसका उत्तर हम लोग लिख लेते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, इसका होगा उत्तर कि जाति प्रथा के कारण श्रमिकों का श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन हो जाता है। अस्वाभाविक विभाजन हो जाता है।
आपस में ऊंच नीच की भावना भी विद्यमान हो जाती है। आपस में ऊंच नीच की भावना भी ऊंच नीच की भावना भी विद्यमान हो जाती है। विद्यमान हो जाती है। हो जाती है। हो जाती है। जाति प्रथा के कारण अनिच्छा से पुश्तैनी पेशा अपनाना पड़ता है। जाति प्रथा के कारण जाति प्रथा के कारण के कारण कारण अनिच्छा से पुश्तैनी पेशा अपनाना पड़ता है। अपनाना पड़ता है। पड़ता है। अनिच्छा से पुश्तैनी पेशा अपनाना पड़ता है, जिसके कारण मनुष्य की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं हो पाता है। जिसके कारण मनुष्य के पूरी क्षमता का उपयोग नहीं हो पाता है। उपयोग नहीं हो पाता है, जिसके कारण मनुष्य की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं हो पाता है। और यही सब कारण है कि जाति प्रथा को जो है इस तरह से लेखक जो है समझते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं। यानी यही कारण है कि जाति प्रथा को लेखक जो है एक हानिकारक प्रथा के रूप में मानते हैं। तो आगे जो प्रश्न है उसे भी हम लोग लिख लेते हैं।